स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन पर बात करने वाले हैं जो अक्सर एक्सरे में दिख जाती है या मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है तब सामने आती है, प्लूरल एफ्यूजन। आसान शब्दों में कहें तो फेफड़ों के चारों तरफ जो परतें होती है ना, प्लूरल लेयर्स, हाँ, वो दो परतें, उनके बीच में जरूरत से ज्यादा तरल पदार्थ मतलब फ्लूइड का जमा हो जाना। बिल्कुल। हमारे पास कुछ मेडिकल चित्रों और जानकारी है, तो उसी के आधार पर आज इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि ये फेफड़ों के फंक्शन को रोकता है। सांस लेने में दिक्कत तो होती है, पर कई बार ये किसी और बड़ी बीमारी का इशारा भी होता है। सही बात है। तो आज का अपना मकसद यही है कि प्लूरल एफ्यूजन क्या है, कितने टाइप का होता है और डॉक्टर्स फर्क कैसे करते हैं कि वजह क्या है, इसको थोड़ा समझें। जरूर। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्लूरल एफ्यूजन होता क्या है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। देखिए, फेफड़ों के ऊपर ये जो प्लूरल परतें हैं, इनके बीच में नॉर्मली बहुत ही कम मात्रा में एक चिकना फ्लूइड होता है, लुब्रिकेंट जैसा। अच्छा, लुब्रिकेंट किस लिए? ताकि जब हम सांस लें, अंदर बाहर करें, तो फेफड़े छाती की दीवार से रगड़ ना खाएं, आराम से फैलें, सिकुड़ें। अच्छा, मतलब थोड़ा फ्लूइड होना नॉर्मल है, बल्कि जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। प्रॉब्लम तब होती है जब इन्हीं परतों के बीच ये फ्लूइड नॉर्मल से कहीं ज्यादा जमा हो जाए। ओके। इसी कंडीशन को प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। जैसे वो स्रोत वाले चित्र में बिंदु ए निखारा है ना, वो जमा हुआ एक्स्ट्रा फ्लूइड है। अब सोचिए, फेफड़ों के चारों तरफ अगर पानी भर जाए तो क्या होगा? फेफड़ों को फैलने की जगह कम मिलेगी, पूरी तरह एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे सांस लेने पर। एकदम सही। इसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड लंग एक्सपेंशन। फेफड़ों पर बाहर से प्रेशर पड़ता है, वो पूरी तरह खुल नहीं पाते। और इसी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती होगी। हाँ, सांस लेने में दिक्कत, छाती में भारीपन, कभी कभी दर्द भी। वो जो स्रोत में एक्सरे दिए हैं ना, प्री ट्रीटमेंट वाला, हाँ देखा मैंने, उसमें यही दिखता है। फेफड़े का निचला हिस्सा देखिए कैसे सफेद या धुंधला सा है, फ्लूइड की वजह से। फेफड़ा पूरा फैला हुआ नहीं दिख रहा। और फिर वो दूसरा एक्सरे है पोस्ट ट्रीटमेंट वाला, उसमें शायद वो फ्लूइड निकाल दिया है। हाँ बिल्कुल। पोस्ट ट्रीटमेंट वाले में देखिए, फ्लूइड हटाने के बाद फेफड़ा कितना क्लियर दिख रहा है। अपनी नॉर्मल जगह ले लिया उसने, अब वो बेहतर फैल पा रहा है। तो ये दिखाता है कि उस जमा हुए पानी को निकालना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। जरूर, मरीज को राहत मिलती है इससे। और इस पानी को निकालने का जो प्रोसेस है, उसका भी जिक्र है स्रोत में, थोरेसेंटेसिस, चित्र बी में। हाँ, थोरेसेंटेसिस ये एक प्रोसीजर है जिसमें सुई डालकर वो एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकालते हैं। इससे मरीज को फौरन आराम मिलता होगा। हाँ, फौरी राहत तो मिलती है, फेफड़ों पर दबाव कम होता है, सांस लेना आसान होता है। पर यह तो बस एक तात्कालिक उपाय हुआ। अच्छा, असली चैलेंज तो ये पता लगाना है कि ये पानी या फ्लूइड वहां जमा ही क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। सही बात है, क्योंकि कारण पता नहीं चलेगा तो ये तो फिर से भर सकता है। बिल्कुल। तो यहीं पे शायद इसके टाइप्स को समझना जरूरी हो जाता है। मैंने सुना है ये दो तरह का होता है मेनली, ट्रांसयूडेट और एक्सयूडेट। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो जमा हुआ फ्लूइड है ना, इसको हम दो मेन कैटेगरी में बांटते हैं, उसकी बनावट और बनने के कारण के आधार पर, ट्रांसयूडेट और एक्सयूडेट। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें सीधा आइडिया मिलता है कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। अच्छा, तो चलिए पहले ट्रांसयूडेट को समझते हैं। ये क्या है और क्यों बनता है? देखिए, ट्रांसयूडेट तब बनता है जब फ्लूइड बनने और सोखने का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। लेकिन ये बैलेंस प्लूरल मेम्ब्रेन की अपनी किसी बीमारी की वजह से नहीं बिगड़ता। तो फिर ये शरीर में कहीं और चल रही प्रॉब्लम की वजह से होता है, खासकर फ्लूइड प्रेशर में बदलाव की वजह से। प्रेशर में बदलाव? कौन सा प्रेशर? दो तरह के प्रेशर मेनली, एक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा है ऑनकोटिक प्रेशर। ओके। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो है जो खून को नसों से बाहर धकेलता है। अगर ये प्रेशर बढ़ जाए, जैसे हार्ट फेलियर में होता है, हाँ, जब दिल ठीक से पंप नहीं कर पाता, हाँ, तो खून पीछे फेफड़ों की नसों में जमा होने लगता है, प्रेशर बढ़ जाता है। या फिर शरीर में ज्यादा नमक और पानी रुकने लगे, Na+ रिटेंशन, तो फ्लूइड लीक होकर प्लूरल स्पेस में आ जाता है। ओके, तो बढ़ा हुआ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक वजह हुई, और वो दूसरा वाला ऑनकोटिक प्रेशर? ऑनकोटिक प्रेशर खून में जो प्रोटीन्स होते हैं, खासकर एल्ब्यूमिन, उनकी वजह से बनता है। ये प्रेशर फ्लूइड को नसों के अंदर खींचकर रखता है। अच्छा। अब अगर खून में प्रोटीन कम हो जाए, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है, किडनी से प्रोटीन लीक होने लगता है, या लिवर सिरोसिस में,
जब लिवर प्रोटीन बना नहीं पाता तो ये ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है। खिंचाव कम हुआ तो फ्लूइड आसानी से नसों से बाहर निकलकर प्लूरल स्पेस में जमा हो जाता है। समझ गई। तो ट्रांस्यूडेट मतलब बॉडी में फ्लूइड प्रेशर का बैलेंस बिगड़ने का नतीजा है जो प्लूरल स्पेस में दिख रहा है। हाँ, मोटे तौर पर यही है। और ये फ्लूइड देखने में कैसा होता है? ट्रांस्यूडेट वाला फ्लूइड आमतौर पर पानी जैसा होता है, साफ, क्लियर। बिल्कुल क्लियर। हाँ, क्लियर। और इसमें सेल्स, प्रोटीन ये सब कम होते हैं क्योंकि ये बस प्रेशर की वजह से फिल्टर हुआ प्लाज्मा है। स्रोत में जो डायग्राम है ना, वो यही दिखा रहा है कैसे प्रेशर बदलने से सिर्फ फ्लूइड लीक हो रहा है। अच्छा, तो मतलब अगर ट्रांस्यूडेट मिल रहा है तो एक तरह से इशारा है कि शायद फेफड़ों से ज्यादा ध्यान दिल, किडनी या लिवर जैसी बीमारियों पर देना चाहिए। बिल्कुल, ट्रांस्यूडेट मिलना अक्सर किसी बड़ी सिस्टमिक बीमारी का लक्षण होता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, एक्सूडेट। हाँ, एक्सूडेट। ये कैसे अलग रही, ये क्यों बनता है? एक्सूडेट तब बनता है जब प्लूरल मेम्ब्रेन खुद बीमार हो या उसमें सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन, या उसके आसपास की नसों की दीवारें डैमेज हो जाएं। अच्छा, मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम। हाँ, इस सूजन या डैमेज की वजह से क्या होता है कि प्लूरल मेम्ब्रेन और आसपास की छोटी नसों की पारगम्यता मतलब परमिएबिलिटी, लीकेज। हाँ, लीकेज बढ़ जाती है। तो परमिएबिलिटी बढ़ने का मतलब अब सिर्फ पानी नहीं और भी चीजें लीक होंगी। सही पकड़ा आपने। जब परमिएबिलिटी बढ़ती है तो सिर्फ फ्लूइड नहीं बल्कि खून में जो बड़ी चीजें हैं जैसे प्रोटीन, अलग अलग तरह के सेल्स, खासकर सूजन वाले सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, वो सब आसानी से लीक होकर प्लूरल स्पेस में जमा हो जाते हैं। स्रोत का जो दूसरा डायग्राम है वो यही दिखा रहा है कैसे फ्लूइड के साथ साथ प्रोटीन और सेल्स भी बाहर आ रहे हैं। तो जाहिर है ये वाला फ्लूइड देखने में भी अलग होगा, ट्रांस्यूडेट जैसा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल अलग। एक्सूडेट वाला फ्लूइड अक्सर गाढ़ा होता है, धुंधला सा, कभी कभी तो पस जैसा भी हो सकता है। पस जैसा क्यों? क्योंकि इसमें सेल्स, प्रोटीन और कई बार बैक्टीरिया भी होते हैं। ये ज्यादा एक्टिव किस्म का फ्लूइड है जो किसी लोकल सूजन, इन्फेक्शन या चोट की तरफ इशारा करता है। तो एक्सूडेट होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? कॉमन कारण क्या है? एक्सूडेट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन है फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसे निमोनिया या टीबी। टीबी भी? हाँ, टीबी बहुत कॉमन कारण है भारत में। फिर फेफड़ों या प्लूरल मेम्ब्रेन का कैंसर, मैलिग्नेंसी भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा ऑटोइम्यून बीमारियां हैं जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, छाती में चोट लगना। अच्छा। कभी कभी पेट की प्रॉब्लम जैसे पैंक्रियाटाइटिस भी एक्सूडेट करा सकती है। और एक काइलोथोरैक्स होता है लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लॉकेज से, वो भी एक्सूडेट का ही एक टाइप है। तो मतलब एक्सूडेट के पीछे कई लोकल या इन्फ्लेमेटरी वजहें हो सकती हैं। आपने इन्फेक्शन का जिक्र किया, तो क्या एक्सूडेट में इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है? हाँ, क्योंकि एक्सूडेट अक्सर इन्फेक्शन या सूजन से ही बनता है, तो उस फ्लूइड में खुद इन्फेक्शन होने का रिस्क भी ज्यादा रहता है। उसे एम्पाइमा कहते हैं। एम्पाइमा मतलब पस भर जाना? हाँ, पस जमा हो जाना। इसीलिए अगर एक्सूडेट का शक है, खासकर इन्फेक्शन वाला लग रहा है, तो अक्सर उसे थोरेसेंटेसिस से पूरी तरह निकालने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी तो चेस्ट ट्यूब डालकर लगातार ड्रेन भी करना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो हमने समझा कि ट्रांस्यूडेट और एक्सूडेट दो अलग अलग चीजें हैं, बनने के कारण अलग, फ्लूइड की बनावट अलग। ट्रांस्यूडेट मतलब सिस्टेमिक प्रेशर प्रॉब्लम, एक्सूडेट मतलब लोकल इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या डैमेज। सही। अब सबसे बड़ा सवाल, जब थोरेसिंथेसिस से फ्लूइड निकाला, लैब में भेजा, तो डॉक्टर कैसे तय करते हैं कि ये ट्रांस्यूडेट है या एक्सूडेट? सुना है इसके लिए कोई खास तरीका है? हाँ, यहीं पे लाइट्स क्राइटेरिया आते हैं। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है प्लूरल फ्लूइड को ट्रांस्यूडेट और एक्सूडेट में क्लासिफाई करने का। लाइट्स क्राइटेरिया, हाँ ये नाम सुना है। ये है क्या असल में? कोई मुश्किल टेस्ट है? नहीं, मुश्किल नहीं है। ये बस कुछ लैब वैल्यूज के रेशियोज पर आधारित है। बहुत सिंपल। रेशियोज? हाँ, लाइट्स क्राइटेरिया कहता है कि अगर प्लूरल फ्लूइड सैंपल में इन 3 चीजों में से कम एक भी पूरी हो जाए तो वो एक्सूडेट है। 3 में से एक? कौन सी 3? फ्लूइड का प्रोटीन और खून सीरम के प्रोटीन का रेशियो 0.5 से ज्यादा हो। ओके, प्रोटीन रेशियो 0.5। फ्लूइड का एलडीएच और सीरम के एलडीएच का रेशियो 0.6 से ज्यादा हो। एलडीएच एक एंजाइम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, एलडीएच रेशियो 0.6। और तीसरा? फ्लूइड का एलडीएच लेवल सीरम एलडीएच के नॉर्मल लेवल की जो अपर लिमिट होती है उसके 2/3 2/3 से ज्यादा हो। ओके, फ्लूइड एलडीएच 2/3 ऑफ नॉर्मल सीरम अपर लिमिट। तो इन 3 में से कोई एक भी पूरा हो गया तो वो एक्सूडेट है।
और अगर एक भी पूरा नहीं हुआ तो उसे ट्रांस्यूडेट मानते हैं। ये क्राइटेरिया एक्सुडेट को पकड़ने में बहुत सेंसिटिव है। ये तो वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बस ये 3 रेशियो या वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, पर ये काम कैसे करते हैं? मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखिए, लॉजिक वही है जो हमने पहले डिस्कस किया। एक्सुडेट में क्या होता है, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है ना। हाँ, लीकेज बढ़ जाती है। तो प्रोटीन और सेल्स जिनमें एलडीएच होता है आसानी से लीक होकर प्यूरल स्पेस में आ जाते हैं। इसलिए एक्सुडेट में प्रोटीन और एलडीएच का लेवल खून के मुकाबले ज्यादा होता है या रिलेटिवली ज्यादा होता है। अच्छा। लाइट्स क्राइटेरिया बस इन्हीं बढ़े हुए लेवल्स को पकड़ता है। अगर फ्लूइड में प्रोटीन और एलडीएच इन रेशियोज के हिसाब से ज्यादा मिल रहे हैं तो ये इशारा है कि मामला सिर्फ प्रेशर का नहीं है, बल्कि वहां कोई एक्टिव प्रोसेस चल रहा है। इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, डैमेज, मतलब ये एक्सुडेट है। और ये जानना क्लिनिकली क्यों इतना जरूरी है? अरे ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधा सीधा आगे की इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट का रास्ता तय करता है। कैसे? अगर लाइट्स क्राइटेरिया कहता है कि ये एक्सुडेट है तो डॉक्टर का ध्यान तुरंत जाएगा संभावित कारणों पर, जैसे इन्फेक्शन के लिए कल्चर, माइक्रोस्कोपी, कैंसर के लिए साइटोलॉजी, बायोप्सी, इन्फ्लेमेटरी बीमारियों की जांच। लेकिन अगर क्राइटेरिया कहता है कि ये ट्रांस्यूडेट है तो ध्यान जाएगा हार्ट फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे सिस्टमिक कारणों की तरफ। उनकी जांच होगी। तो ये क्राइटेरिया एक तरह से डायग्नोस्टिक पजल का पहला बड़ा पीस है। वाह, मतलब ये 3 सिंपल नियम हमें सही ट्रैक पर डाल देते हैं ताकि असली वजह तक पहुंचा जा सके। कमाल का डायग्नोस्टिक टूल है ये। हाँ, बहुत उपयोगी है। और जैसा हमने पहले देखा था, वो एक्सरे, प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट इस पूरी कहानी को विजुअली दिखाते हैं। कैसे इफ्यूजन फेफड़ों को दबाता है और फिर थोरेसेंटिसिस जैसी प्रक्रिया जिसके बाद लाइट्स क्राइटेरिया यूज होता है, कैसे राहत देती है और लंग्स को वापस नॉर्मल फंक्शन में लाती है। हाँ, वो एक्सरेज इस कंडीशन की गंभीरता और ट्रीटमेंट के असर को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। तो अगर हम आज की पूरी बात को समराइज करें तो क्या कहेंगे? प्लूरल इफ्यूजन मतलब फेफड़ों के आसपास एक्स्ट्रा फ्लूइड। हाँ, ये मेनली 2 तरह का है। ट्रांस्यूडेट जो सिस्टमिक प्रेशर प्रॉब्लम जैसे हार्ट फेलियर, सिरोसिस से होता है, फ्लूइड पतला साफ होता है। सही। और दूसरा एक्सुडेट जो लोकल प्रॉब्लम जैसे निमोनिया, कैंसर, टीबी, सूजन से होता है, फ्लूइड गाढ़ा धुंधला होता है, प्रोटीन सेल ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। और इन दोनों में फर्क करने के लिए हम लाइट्स क्राइटेरिया यूज करते हैं जो प्रोटीन और एलडीएच के लेवल्स पर बेस्ड है। और ये फर्क जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें असली कारण तक ले जाता है और सही इलाज चुनने में मदद करता है। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लूरल इफ्यूजन अपने आप में एक बीमारी से ज्यादा किसी अंदरूनी गड़बड़ी का एक लक्षण है ना? हाँ, बिल्कुल। चाहे वो गड़बड़ी पूरे सिस्टम में हो, ट्रांस्यूडेट, या फिर लोकली फेफड़ों या प्लूरा में हो, एक्सुडेट। और यहीं पर एक आखिरी बात सोचने वाली आती है। क्या? ये जो मैकेनिज्म है ना एफ्यूजन बनने का, हाइड्रोस्टैटिक ऑन्कोटिक प्रेशर वर्सेस बढ़ी हुई परमिएबिलिटी, जी, इसको समझना सिर्फ डायग्नोसिस के लिए ही जरूरी नहीं है। तो फिर ये हमें ये भी सिखाता है कि हमारा शरीर कितना इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। इंटरकनेक्टेड कैसे? ऐसे कि कैसे दिल की एक प्रॉब्लम जैसे हार्ट फेलियर अपना असर दूर फेफड़ों के पास पानी भरकर दिखा सकती है। जी। या किडनी की बीमारी भी फेफड़ों पर असर डाल सकती है। हाँ, सही बात है। या फेफड़ों का एक लोकल इन्फेक्शन पूरे प्लूरल स्पेस को इन्वॉल्व कर सकता है। जी। ये हमें याद दिलाता है कि बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स अपना अपना काम करते हुए भी एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हैं। एक जगह की प्रॉब्लम दूसरी जगह दिख सकती है। प्लूरल फ्यूजन इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ये वाकई एक बहुत गहरी बात है कि कैसे एक लोकल सिम्टम, लंग्स के पास पानी भरना, असल में शरीर की किसी बड़ी कहानी का एक हिस्सा हो सकता है। ये हमें सिर्फ एक ऑर्गन को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को देखने के लिए इंस्पायर करता है। बिल्कुल। आज की इस बहुत ही जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस बातचीत में मजा आया। धन्यवाद।